नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 9 अगस्त 2026, दिन है रविवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आज ही के दिन कामिका एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन को भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब बात करते हैं आज के दिन की अभिजीत मुहूर्त की। तो दोपहर को 11:59 से लेकर दोपहर के 12:53 तक का समय जो है वो अभिजीत मुहूर्त का रहेगा। राहु काल की अगर बात की जाए तो 5:26 से लेकर शाम के 7:05 का समय जो है वो राहु काल का रहेगा। नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज से हर घर तिरंगा अभियान की देशव्यापी शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज 9 अगस्त 2026 से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हो रहा है, जो 17 अगस्त तक चलेगा। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत सभी नागरिकों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पीएम नरेंद्र मोदी लगातार विभिन्न राष्ट्रीय आयोजनों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार देश के स्वदेशी मेड टेक इकोसिस्टम और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं की प्रगति पर भी विशेष ध्यान दे रही है। वहीं दूसरी तरफ आज के दिन की अगर बात की जाए तो पीएनबी लोकल बैंक का ऑफिसर भर्ती जो है वो शुरू हो गई है। आवेदन करने का आखिरी मौका है आज। तो अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती देखना चाहते हैं तो आवेदन करने की लास्ट डेट जो है आज ही के दिन यानी कि 9 अगस्त 2026 है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट जो है इस बैंकिंग अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो वो पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तुरंत अपना ऑनलाइन फॉर्म और फीस जमा कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत विभिन्न राज्यों में स्थानीय भाषा के जानकारों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से पहले करने की सलाह दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी से मिले सीएम योगी नितिन से भी की मुलाकात। यूपी की सियासत में हलचल तेज होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन से भी भेंट की है। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझी करते हुए उन्हें आत्मीय भेंट बताया और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के लिए आभार भी जताया। दोनों नेताओं के बीच में बैठक के एजेंडे की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यूपी में बढ़ती राजनीतिक हलचल, आगामी चुनावों की तैयारी और हालिया विधानसभा सत्र से जुड़े मुद्दों के बीच में इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। इससे पहले मेरठ में कावड़ियों पर पुष्प वर्षा के बाद योगी दिल्ली पहुंचे थे। सीएम योगी 11 अगस्त को खलीलाबाद आएंगे और करोड़ों के विकास योजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 अगस्त को संत कबीर नगर के खलीलाबाद पहुंचेंगे, जहां सुबह करीब 10:30 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम योगी खलीलाबाद और मेहंदावल विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। दौरे को लेकर प्रशासन में तैयारियां तेज हो गई हैं और डीएम एसपी ने भी शनिवार को कार्यक्रम स्थल पर जाकर निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग व भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। पहले वेनी माधव इंटर कॉलेज परिसर और आसपास की जमीन का भी निरीक्षण किया गया था, लेकिन बाद में स्पोर्ट्स स्टेडियम को संभावित कार्यक्रम के रूप में चुना गया। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रवेश और निकास मार्ग, सुरक्षा घेरा, पार्किंग व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा शासन से मिलने वाले निर्देशों के बाद ही तय होगी। अगर अमित शाह की बात की जाए तो अलवर में 16 अगस्त को आएंगे और 700 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 16 अगस्त को राजस्थान के अलवर में पहुंचेंगे, जहां वे करीब 700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं। बारिश के कारण उनकी प्रस्तावित जनसभा का स्थल बदलकर अब विजयनगर ग्राउंड कर दिया गया। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। विजयनगर ग्राउंड में करीब 12 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बड़ी जनसभा हो चुकी है। शाह के दौरे को आगामी नगर निगम और नगर निकाय पंचायत चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि उनके दौरे के बाद प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लागू हो सकती है। भाजपा इस दौरे के जरिए अलवर में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के संदेश दे सकते हैं। अब बात करते हैं रांची छात्र आंदोलन की। तो दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा निकली है। जयराम महतो ने अनशन का ऐलान कर दिया है। रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार जारी रहे। शनिवार को सरकार और छात्र संगठनों के बीच में दूसरे
पूरे दौरे की बातचीत हुई है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में सहमति नहीं बन सकी। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए, उन्होंने कथित व ठोस आश्वासन की मांग की है। सरकार और छात्रों के बीच में अगली बातचीत जो है रविवार को दोपहर 12 बजे होगी। आंदोलनकारी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं एमएलए जयराम महतो ने भी छात्रों के समर्थन में अनशन का ऐलान कर दिया है। अब बात करते हैं सीएम विजय की। तो परिसीमन के खिलाफ सीएम विजय की सर्वदलीय बैठक में जुटे हैं 21 सांसद। डीएमके और एआईएडीएमके ने बनाई दूरी, किसने क्या कहा, जानते हैं इस बुलेटिन में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की अध्यक्षता में चेन्नई में परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक हुई है, जिसमें करीब 21 सांसद शामिल हुए हैं। कांग्रेस, वीसीके, भाकपा, माकपा समेत कई दलों ने जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण का विरोध किया। तमिलनाडु के मौजूदा संसदीय प्रतिनिधित्व को बनाए रखने की मांग की है। कांग्रेस सांसद क्रांति चिदंबरम ने कहा कि लोकसभा की 543 सीटें और तमिलनाडु की 39 सीटें किसी भी स्थिति में कम नहीं होनी चाहिए। वहीं डीएमके और एआईएडीएमके बैठक से दूर रहे हैं। डीएमके ने कहा कि टीवीके ने परिसीमन पर अपना रुख और बैठक का एजेंडा स्पष्ट नहीं किया था और दक्षिण राज्यों को आशंका है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने पर अधिक आबादी वाले राज्यों को ज्यादा लोकसभा सीट मिल सकती है। इससे तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों का सांसद में राजनीतिक प्रभाव कम होने का डर भी है। बैठक में शामिल दलों ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व और संघीय संतुलन की रक्षा करने पर जोर दिया है। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में केंद्र पर बरसे राहुल, बोले नरेंद्र मोदी और अदानी ने रोजगार के दरवाजे किए हैं बंद। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में केंद्र सरकार पर रोजगार के मुद्दे को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि देश के युवाओं के लिए रोजगार के 5 प्रमुख दरवाजे जो है वो बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, सरकारी नौकरी, पब्लिक सेक्टर, आईटी सेक्टर का जिक्र करते हुए कहा कि नोटबंदी, जीएसटी, पेपर लीक, निजीकरण व एआई के बढ़ते इस्तेमाल से युवाओं के रोजगार के अवसर जो है वो प्रभावित हुए हैं। राहुल ने दावा किया है कि देश में सिर्फ 12% तक युवाओं को नौकरी मिल रही है, जबकि डिग्रीधारी युवा भी रोजगार के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने छोटे कारोबारियों को लोन न मिलने का आरोप लगाते हुए अदानी अंबानी को बड़े कर्ज मिलने पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के पास मजदूरी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता और तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि डेटा आपका, दर्द आपका और दौलत जो है वो उनकी है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। लियोन मेसी के पिता जॉर्ज मेसी का 68 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से बीमार थे वो। अर्जेंटीना और इंटर मियामी के स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी के पिता जॉर्ज मेसी का 68 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे, उनका इलाज चल रहा था। हाल ही में मेसी ने भी अपने मुश्किल दौर का जिक्र किया था, जिसके बाद उन्होंने पिता की तबीयत को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। जून में अर्जेंटीना के खिलाफ गोल करने के बाद मेसी भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी भावुकता का फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है। परिवार ने पहले जॉर्ज की बीमारी को लेकर निष्ठा बनाए रखने की अपील की थी। पिता की खराब सेहत के चलते मेसी ने हाल ही में एक मैच भी मिस किया था ताकि वे परिवार के साथ समय बिता सकें। बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां जयपुर खजाना कांड में हो गया है खुलासा। हवेली की तुड़ाई में निकली 66.4 किलो चांदी और 10 महीने बाद ये राज खुला है। जानते हैं पूरी खबर इस बुलेटिन में। जयपुर के मानक चौक इलाके में पुरानी हवेली की तुड़ाई के दौरान मिले कथित खजाने की चोरी का जो मामला है, पुलिस ने 10 महीने के बाद सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से 66.4 किलोग्राम चांदी बरामद की है। आरोप है कि हवेली तोड़ने के दौरान मिस्त्री और उसके साथियों को चांदी की सिल्लियां और सोने के सिक्के और पुराने चांदी के सिक्के मिले थे, जिसे उन्होंने मालिक को बताने के बजाय कथित तौर पर छिपा लिया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे, प्रत्यक्ष सबूत न मिलने के बावजूद मोबाइल सीडीआर, तकनीकी निगरानी, संदिग्धों की आर्थिक गतिविधियों और मुखबर तंत्र की मदद से जांच को आगे बढ़ाया। जांच के दौरान आरोपियों की अचानक बदली आर्थिक स्थिति ने पुलिस का शक और बढ़ा दिया और आखिरकार मामले की कड़ियां जुड़ती चली गई और ये केस सुलझ गया। अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां सीवान में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। स्कूलों में एआई आधारित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शनिवार को सीवान में कहा कि राज्य के स्कूलों में विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए एआई आधारित शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों की प्रयोगशालाओं को आधुनिक उपकरणों से लैस करने, भवनों के सुधार पर काम किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षित युवाओं के लिए जल्द शिक्षक बहाल
बहाली प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। विद्यार्थी और अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में शिकायत निवारण पोर्टल व एकल खिड़की व्यवस्था लागू होने की जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि तकनीकी आधारित शिक्षा से बिहार के विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाएगा। सीवान पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का भव्य स्वागत भी किया। वहीं बिहार में गैस सब्सिडी पर संकट मंडरा रहा है। 16 अगस्त तक अगर आप केवाईसी नहीं करवाते तो रुक सकती है सब्सिडी। बिहार में घरेलू एलपीजी और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की अगर बात की जाए तो केवाईसी कराना जरूरी हो गई, क्योंकि 16 अगस्त इसकी आखिरी तारीख बताई जा रही है। राज्य में अभी करीब जो है 28.50 लाख उपभोक्ताओं का केवाईसी बाकी है, जबकि लगभग 80 लाख लोग ये प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। कस्टमर्स अगर अपनी गैस कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे केवाईसी करवा सकते हैं और गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है उन्हें। मौजूदा समय में घरेलू गैस सिलेंडर पर 79.26 रुपए जो है वो उन्हें मिलेंगे और उज्ज्वला लाभार्थियों को जो है 300 रुपए प्रति सिलेंडर जो है सब्सिडी मिलती है। ऐसे में तय समय पर केवाईसी ना करवाने पर सब्सिडी का लाभ जो है वो प्रभावित हो सकता है। तेल कंपनियां उपभोक्ताओं से 16 अगस्त से पहले इस सत्यापन प्रक्रिया की पूरी करने की अपील कर रही हैं। अब बात करते हैं वेदर की, तो दिल्ली में अब तक 127 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। 15 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। दीवार गिरने से 8 गाड़ियां तक दब गई हैं। वाराणसी में अगर बात की जाए तो 50 से ज्यादा मंदिरों में पानी घुस चुका है। दिल्ली में अगस्त के पहले सप्ताह में 127 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो 2011 के बाद इस अवधि में सबसे ज्यादा मानी जा रही है। मौसम विभाग ने राजधानी में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। शनिवार को देवली इलाके में तेज बारिश के कारण पार्किंग की दीवार गिर गई, जिससे मलबे में 8 गाड़ियां दबकर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के चलते अमरनाथ यात्रा को 9 अगस्त से अगले आदेश तक रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगातार बारिश से गंगा समेत कई नदियां उफान पर चल रही हैं। वाराणसी में भी 84 घाटों का संपर्क टूट चुका है, जबकि 50 से ज्यादा छोटे मंदिरों में पानी घुस चुका है। आगरा में सड़क धंसने से करीब 20 फीट तक का गहरा गड्ढा बन चुका है। अगली बड़ी खबर जापान से आ रही है। जापान के बाद 162 kmph की रफ्तार से चीन की ओर बढ़ रहा है टाइफून डेल्फिन। बंदरगाह और उड़ानें बंद कर दी गई हैं। टाइफून डेल्फिन ने जापान के ओकिनावा और अमामी द्वीपों में भारी तबाही मचाने के बाद अब चीन की ओर रुख कर लिया है। तूफान की अधिकतम सतह हवा की अगर रफ्तार की बात की जाए तो 162 किलोमीटर प्रति घंटा और अगर झोंकों की बात की जाए तो उसकी गति जो है 216 किलोमीटर प्रति घंटा पर पहुंच गई है। तेज हवाओं के कारण जापान में कई लोग घायल हुए हैं। हजारों घरों की बिजली जो है वो बाधित हुई है, जबकि कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। चीन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए झेयांग में बंदरगाह संचालन रोक दिया है और निगमों में स्कूल व कई गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। शंघाई के बंदरगाह से जहाजों को हटाया जा रहा है और कुछ रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने पूर्वी चीन की अगर बात की जाए तो पूर्वी चीन में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइडिंग की चेतावनी दी है, जबकि ताइवान में भी कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बात करते हैं मिडल ईस्ट की, तो अमेरिका हर्जाना दे तभी खुलेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने नाकेबंदी हटाने के लिए ये शर्त रखी है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने के लिए अमेरिका से कथित समझौता उल्लंघन करने के हर्जाने की मांग की डिमांड रखी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास के अनुसार ईरान और ओमान एक अस्थायी नौवहन मार्ग बनाने पर बातचीत कर रहे हैं। समझौता अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उनका कहना है कि हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना अमेरिका द्वारा मुआवजा देने पर निर्भर करेगा। वहीं एक अमेरिकी अधिकारी ने ईरान और ओमान के बीच बातचीत में अहम प्रगति का दावा किया है। कहा कि समझौते के बाद वाणिज्य तेल जहाजों की आवाजाही बहाल हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान से जुड़ा संघर्ष जल्द खत्म करने की जो है उम्मीद जताई है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो युवा विद्यार्थी मंथन से जेंजी को साधेंगे सीएम धामी। 3 लाख से ज्यादा छात्रों से करेंगे संवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10 अगस्त से युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम के जरिए राज्य के 2800 से अधिक स्कूलों में कक्षा 11 और 12 के 3 लाख से ज्यादा छात्रों से ऑनलाइन संवाद करेंगे। विद्यार्थियों से पर्यटन, रोजगार, पर्यावरण, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, तकनीकी विकास समेत विभिन्न मुद्दों पर सुझाव मांगे जाएंगे। छात्र 24 अगस्त तक अपने सुझाव जो है ऑनलाइन भेज सकेंगे और प्रतिभागियों को डिजिटल प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। प्राप्त सुझावों में से करीब
150 जो सबसे श्रेष्ठ होंगे उनका चयन करके विशेषज्ञों की टीम जो है वो करेगी चयन उनका, और चयनित छात्रों के साथ मुख्यमंत्री आमने सामने बैठकर संवाद करेंगे। उपयोगी सुझावों को नीति और विकास योजनाओं में शामिल करने की चर्चा भी होगी। सीएम धामी ने कहा कि राज्य गठन के बाद जन्मी नई पीढ़ी की सोच और अपेक्षाओं को समझना उत्तराखंड के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां 17 साल बाद जेल में बिताने के बाद 2 सगे भाइयों को बरी कर दिया गया। नहीं मिले उनके कोई खिलाफ ठोस सबूत, हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा को रद्द कर दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2009 में एक हत्या मामले में 2 सगे भाइयों को बरी करते हुए उनकी उम्र कैद की सजा को रद्द कर दिया है। दोनों भाई करीब 17 साल से जेल में बंद थे। दमोह के मंडियादो थाना क्षेत्र में 25 अगस्त 2009 को प्यारेलाल की चाकू मारकर हत्या हुई थी, जिसके आरोप में तुलसीराम राजपाल और उसके भाई हर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने पुलिस जांच और अभियोजन के सबूतों के आधार पर कई गंभीर खामियां, विरोधाभास पाए हैं। अदालत ने एफआईआर को लेकर सवाल उठाए क्योंकि उसे दर्ज करने वाले अधिकारी को गवाही के लिए पेश नहीं किया गया था। कोर्ट ने कहा कि संदिग्ध और कमजोर साक्ष्यों के आधार पर दोष जो है वो सिद्ध नहीं होते, इसलिए दोनों भाइयों को तत्काल रूप से रिहा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब बात करते हैं मनोरंजन जगत की, तो 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ऑपरेशन सफेद सागर, तो भारत मंडप में हुआ इसका ग्रैंड प्रीमियर। तीनों सेना प्रमुख जो है इसमें शामिल हुए हैं। नई दिल्ली के भारत मंडप में नेटफ्लिक्स की सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर का भव्य प्रीमियम हुआ है, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुखों समेत कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिक और सीरीज की पूरी स्टार कास्ट भी शामिल हुई। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के साहस अभियानों से प्रेरित यह सीरीज गोल्डन एरोज के युवा अधिकारियों की कहानी, उनके संघर्ष व बलिदान को दिखाती है। प्रीमियम में गायक शान ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी है, जबकि तारुक रैना ने सीरीज का गाना आजमा के परफॉर्म किया है। निर्देशक ओनी सेन की इस सीरीज में कारगिल युद्ध की अनसुनी कहानियों को पर्दे पर पेश किया गया है। ऑपरेशन सफेद सागर जो है 7 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। आजम खान से 12 अगस्त को जेल में मिलेंगे शिवपाल यादव। सपा में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव 12 अगस्त को रामपुर जेल में बंद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने डीएम और एसपी को पत्र भेजकर मुलाकात का समय मांगा है। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच में आजम खान और सांसद मोहिबुल्लाह नवदी के बीच में चल रही सियासी तानातनी ने सपा की चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि शिवपाल के मुलाकात के जरिए पार्टी नेतृत्व आजम खान को साधने और विवाद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। जौहर विश्वविद्यालय के भवनों से जुड़े विवाद को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। वहां दूसरी तरफ आजम खान और शिवपाल यादव के पुराने करीबी रिश्तों को देखते हुए इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। अगली खबर रेल यात्रियों के लिए बहुत काम की खबर है, क्योंकि असम में भारी बारिश से कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं और कई ट्रेनें जो हैं वो परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। असम में भारी बारिश के करके तिनसुकिया रेल मंडल के शिमलगुड़ी स्टेशन यार्ड में जल भराव से रेलवे ट्रैक प्रभावित हुआ है, जिसके चलते असम जाने और वहां से आने वाली कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। गोमती नगर डिब्रूगढ़, लालगढ़ डिब्रूगढ़, अवध आसाम और चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रंगिया रंगापाट नॉर्थ उत्तर लखीमपुर होकर चलेंगी और 11 और 12 अगस्त को डिब्रूगढ़ से चलने वाली नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग से होकर चलेगी। वहीं 10 और 11 को नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस का रूट भी बदल दिया गया। रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है, इसलिए यात्रियों को यात्रा करने से पहले ट्रेन का रूट और संचालन स्थिति जरूर जानने की सलाह दी गई है। इसके अलावा उत्तरेठिया स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान में 206 बे टिकट यात्री पकड़े गए हैं। उनके पास से 1.23 लाख तक का जुर्माना जो है वो वसूल किया गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पैक्ड शेड्यूल में आईपीएल के लिए जगह बनाएगा ऑस्ट्रेलिया। तेज गेंदबाजों के वर्कलोड पर रहेगी सबकी नजर। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडॉनल्ड ने कहा कि टीम के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के बावजूद आईपीएल खिलाड़ियों की मैनेजमेंट योजना का हिस्सा हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया को अगले 12 महीनों में 20 टेस्ट और 14 सीमित ओवर के मुकाबले खेलने हैं। ऐसे में खिलाड़ियों के वर्कलोड को संतुलन करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। मैकडॉनल्ड ने खास तौर पर तेज गेंदबाजों के कार्यभार को लेकर सावधानी बरतने की बात कही है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग में शीर्ष खिलाड़ियों के खेलने से प्रदर्शन का फायदा मिल सकता है, लेकिन संतुलन जरूरी है। वहीं पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, जोश कैमरन,
ट्रेविस और जोश इंगल्स जैसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो है पिछले आईपीएल का हिस्सा रहे हैं। आगामी व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों के आराम और उपलब्धता पर विशेष नजर रखे हुए है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए श्रीलंका टेस्ट से पहले बीसीसीआई अलर्ट नजर आ रही है। बढ़ती चोटों पर बेंगलुरु में होगी हाई लेवल की मीटिंग। भारतीय टीम में बढ़ती चोटों की समस्या को देखते हुए बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया रविवार को बेंगलुरु में क्रिकेट हेड वीवीएस लक्ष्मण से मुलाकात करके खिलाड़ियों के रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस में देरी, साई सुदर्शन के अंगूठे की चोट ने टीम की चिंता बढ़ा दी है। बुमराह श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज से बाहर हो चुके, जबकि सुदर्शन के पहले टेस्ट से बाहर रहने और दूसरे में खेलने की संभावना कम है। हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप समेत कई खिलाड़ी जो है बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहेब कर रहे हैं और हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती भी चोटों के कारण रिहैबिलिटेशन में हैं और बैठक में खिलाड़ियों की चोट और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम से पहले उनकी फिटनेस मैनेजमेंट को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं यूएस की। तो यूएस में विदेशी वर्कर्स के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। नौकरी छूटने के बाद 60 दिन की जो मोहलत मिलती थी उसे खत्म करने की तैयारी चल रही है। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी विदेशी वर्कर्स को नौकरी छोड़ने के बाद मिलने वाली 60 दिन के ग्रेस पीरियड जो है वो खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यह प्रस्ताव फिलहाल व्हाइट हाउस के ओएमडी की समीक्षा में है और अभी लागू नहीं हुआ। प्रस्ताव में H1B समेत E1, E2, E3, H1B1, L1, O1 और TN वीजा कैटेगरी के कुछ कर्मचारियों और डिपेंडेंट्स पर असर पड़ सकता है। अगर नियम लागू होता है तो नौकरी जाने के बाद नए रोजगार की तलाश के लिए मौजूदा 60 दिनों की सुविधा खत्म हो जाएगी। इससे प्रभावित विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका छोड़ने का दबाव बढ़ेगा और भारतीयों पर इसका असर ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में मंजूर H1B लाभार्थियों के करीब 71% तक जो लाभार्थी हैं वो भारत में जन्मे लोग हैं। हालांकि प्रस्ताव को पहले औपचारिक रूप से मंजूरी और सार्वजनिक टिप्पणी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वही बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। तो पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सुखबीर सिंह बादल की श्रोमणी अकाली दल ने महिला आरक्षण और प्रीसिमन बिल का किया समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के एक दिन के बाद श्रोमणी अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने महिला आरक्षण परिसीमन बिल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। चंडीगढ़ में पार्टी की बैठक के बाद बादल ने महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने की मांग की है। श्रोमणी अकाली दल ने परिसीमन प्रक्रिया को निष्पक्ष और सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने वाले बताने की बात कही है। पार्टी ने सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में समान रूप से 50% तक बढ़ोतरी के केंद्र के प्रस्ताव का समर्थन भी किया है। श्रोमणी अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने कहा कि पार्टी दोनों बिलों का विरोध सिर्फ विरोध के लिए नहीं कर सकती और परिसीमन समय पर जरूरी है। अब बढ़ते हैं टेक न्यूज की तरफ। तो Vivo S2 भारत में लॉन्च होने वाला है। 3000 निट्स डिस्प्ले और 7050 मेगाहर्ट्ज की बैटरी से लेस होगा ये फोन। Vivo ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Vivo S2 लॉन्च कर दिया है, जिसमें 6.83 इंच का जो है आपको कवर्ड एम्बलॉयड डिस्प्ले मिल जाएगा। 1.120 फ्लैश रेट की मिल जाएगी और इसके अलावा 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। फोन में मेटाटेक डेमेंसिटी और इसके अलावा 7360 टर्बो प्रोसेसर मिलेगा। 8 GB की रैम मिलेगी। 256 GB तक का स्टोरेज दिया जाता है। इसमें 7050 मेगाहर्ट्ज की बड़ी बैटरी जो कि आपको 44 वोल्ट तक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और फोन एंड्रॉयड 16 आधारित ओरिजिनल OS 6 पर चलता है। Vivo S2 के 8 GB प्लस 128 यानी कि 128 GB मॉडल की कीमत जो है वो करीब 39,999 रुपए रहेगी। अगर आप सेम मॉडल जो है 8 GB प्लस 256 GB में लेते हैं, इस वेरिएंट में लेते हैं, तो इसकी कीमत जो है 44,999 रुपए रखी गई है। फोन सिल्क व्हाइट, सेफरिन ब्लू और रेगन ब्रोंज रंगों में उपलब्ध होगा। इसकी बिक्री जो है 11 अगस्त से Vivo के ऑनलाइन स्टोर, फ्लिपकार्ट और Amazon और इसके अलावा अधिकृत रिटेल स्टोर्स पर भी शुरू हो जाएगी। लॉन्च ऑफर में बैंक कैश बैक, एक्सचेंज बोनस और एक्सटेंडेड वारंटी, जियो के अतिरिक्त फायदे भी शामिल होंगे। अगर आप भी जियो के यूजर्स हैं तो आपके लिए ये बड़ा अपडेट है। जियो यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 550 और 2000 के नए OTT पास जो है वो लॉन्च हो गए हैं। रिलायंस जियो ने OTT कंटेंट पसंद करने वाले यूजर्स के लिए 2 नए लंबे समय वाले OTT पास किए हैं। 550 वाले
पास की वैलिडिटी जो है 84 दिन रहेगी, यानी कि 84 दिन रहेगी। इसमें 90 जीबी हाई स्पीड का डेटा अनलिमिटेड 5G मिलता है, जबकि 2000 वाले पास की वैलिडिटी जो है वो आपकी पूरे साल यानी कि 365 दिन रहने वाली है। इसमें आपको 365 जीबी डेटा के साथ साथ अनलिमिटेड 5G का लाभ भी मिलता है। दोनों पास में 15 प्रीमियम OTT एप्स, जियो टीवी के जरिए 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनलों का एक्सेस मिल जाएगा। मौजूदा 200 रुपए वाले पास की वैलिडिटी जो है 28 दिन है और इसमें 30 जीबी तक डाटा आपको मिलता है। तो नए प्लान्स में जियो हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम लाइट, सोनी लिव, G5, लॉन्स गेट प्ले और इसके अलावा अन्य OTT प्लेटफॉर्म शामिल है। 550 और 2000 वाले पास के लिए संबंधित लंबी अवधि का एक्टिव जियो बेस प्लान जो है वो जरूरी है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। समय रैना ने असम बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिए 10 लाख रुपए और सीएम हिम्मत ने उन्हें कहा थैंक यू। कॉमेडियन समय रैना ने असम में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपए दान किए हैं। असम मुख्यमंत्री कार्यक्रम ने ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट साझा करके समय रैना का आभार जताया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री हिम्मत बसवा शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें धन्यवाद कहा है। असम में बाढ़ से करीब 1.55 लाख लोग प्रभावित हुए और अब तक 98 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। समय रैना और हिम्मत शर्मा की ये पहल इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पिछले साल इंडियाज गॉट टैलेंट में विवाद के दौरान समय रैना के खिलाफ असम में FIR दर्ज भी हुई थी। अगली बड़ी खबर अमेठी से आ रही है। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, अब सरकारी स्कूलों में बच्चे सीख रहे हैं रोजगार के हुनर। लर्निंग बाय डूइंग लैब बदल रही है तस्वीर। अमेठी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार परक हुनर सिखलाने की पहल शुरू कर दी गई है। लर्निंग बाय डूइंग लैब के जरिए बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स, खेती, पर्यावरण, रोजमर्रा की उपयोगी चीजें बनाने का व्यवहारिक परीक्षण ले रहे हैं। बच्चे गोबर से प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ अचार, चिप्स, पापड़, मुरब्बा, जैम जैसी चीजें जो है वो तैयार करें। इसके अलावा वाटर टैंक डिस्ट्रैक्टर, स्मार्ट होम सेंसर, सेंसर स्टिक जैसी तकनीकी प्रोजेक्ट भी बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक ऐसी लैब अब तक 19 विद्यालयों में स्थापित की जा चुकी हैं और बच्चों को ये सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त दी जा रही हैं। कई छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट के जरिए मंडल स्तर पर उपलब्धियां हासिल की हैं और साइंस सिटी गुजरात तक जिलों के नाम जो है वो रोशन किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। शाह नवाज हुसैन ने कहा कि राजद अपनी आखिरी सांस ले रहा है, लालू यादव को पार्टी भंग कर देना चाहिए। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने शनिवार को राजद पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी की स्थिति बेहद खराब है और लालू प्रसाद यादव को राजद भंग करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पार्टी में अंदरूनी कलह, आरोप प्रत्यारोप, अविश्वास बढ़ गया है ताकि मुस्लिम यादव जो है समीकरण भी कमजोर हो रहा है। शाहनवाज ने कहा कि गांवों में कार्यकर्ता राजद छोड़ रहे हैं और पार्टी अब सीमित होती जा रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव के कानून व्यवस्था के आरोपों, राहुल गांधी की E20 पेट्रोल की आलोचना, झारखंड में छात्र आंदोलन को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं से संवाद की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं के बीच में उनकी लोकप्रियता कायम है। वहीं प्रशांत किशोर की बिहार सरकार पर टिप्पणी को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बचाव किया और विपक्ष पर अनावश्यक बयानबाजी का आरोप भी लगाया है। वहीं अगली बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। भोपाल में 9 अगस्त को निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा, सीएम मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। भोपाल में स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत 9 अगस्त को विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 8 बजे टीटी नगर स्टेडियम से करेंगे। यात्रा में जन प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थी, युवा, खिलाड़ी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी शामिल होंगे। आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता का संदेश देना है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। प्रशासन ने नागरिकों से बड़ी संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। स्वतंत्रता दिवस से पहले ये यात्रा भोपाल में देशभक्ति का माहौल और मजबूत करेगी। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।